बलिदान न शेरों का होते सुना, अरे बलिदान न शेरों का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, किचवे लाकर न खाए गए, कटवाई वृक्ष न टेढ़े गए, सदा सीधों पे आगे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका होते सुना, बलहीन सदा तड़पाए गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस नॉलेज प्लस पर। मैं हूं रत्नेश आर्य और आप हैं मेरे साथ इतिहास के विषय में अध्ययन करने के लिए। आज हम इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इतिहास के वो कौन कौन से कालखंड हैं जहां से हमारा विकास शुरू हुआ। आइए समझते हैं। दोस्तों, इतिहास वर्तमान समय में बीती हुई या ये कहें कि वर्तमान प्रकाश के सामने बीती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। इतिहास हमें हमारी गलतियों से सबक लेकर के और अच्छाइयों को आगे बढ़ाने का काम कराता है। आज हम जानेंगे कि इतिहास के कितने कालखंड हैं, इतिहास को कितने विषय में विद्वानों ने बांटा है। दोस्तों, अध्ययन के आधार पर या कालखंडों के आधार पर अध्ययन को सरल बनाने के लिए कालखंड के आधार पर विद्वानों ने इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा चरण है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा चरण है ऐतिहासिक काल। अब हम कैसे पता करें कि कौन सा समय आद्य ऐतिहासिक काल का है, कौन सा समय प्रागैतिहासिक काल का है और कौन सा समय ऐतिहासिक काल का है। आज हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल में वे कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें अध्ययन करना है। आद्य ऐतिहासिक काल में वो कौन कौन सी चीजें हैं या वो कौन कौन से आधार हैं, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, किस किस विषय में हमें जानकारी मिलेगी। और ऐतिहासिक काल के स्वरूप में क्या क्या आता है, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, इतिहास कोई रटने का विषय नहीं है। अक्सर हम करते क्या हैं, इतिहास को रटने की कोशिश करते हैं, जबकि इतिहास रटने की विद्या नहीं। इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्योंकि इतिहास में किसी भी चरण का उद्भव या पतन चरणबद्ध तरीके से हुआ है। यानी इतिहास की प्रत्येक घटना एक दूसरे के ऊपर आधारित है। इसलिए हम उन घटनाओं को जोड़ जोड़ करके इतिहास को पढ़ेंगे और रटने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल हम इतिहास को समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, अब हम अंतर करेंगे, क्या अंतर है प्रागैतिहासिक काल में, क्या अंतर है आद्य ऐतिहासिक काल में और क्या है ऐतिहासिक काल। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक का जो काल है उसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं है। क्या नहीं है? प्रागैतिहासिक काल के अंदर कोई भी हमें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती। वहीं अगर हम आद्य ऐतिहासिक की बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो वहां लिखित सामग्री तो है, लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका। जबकि ऐतिहासिक काल की बात करें तो वहां लिखित सामग्री भी है, पुरातात्विक सामग्री भी है और विदेशियों ने के साथ जो लेखक आए हैं या विदेशियों ने जो अपनी यात्रा वृतांत में या विदेशियों ने जो भी अपनी लेखन शैली से लिखने का प्रयास किया, वो सारी सामग्री ऐतिहासिक के अंदर है। आज हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम ने जाना कि प्रागैतिहासिक काल की कोई लिखित सामग्री नहीं है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि इसका कालखंड क्या है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान स्वरूप जो आज दिखता है वो बीते समय में ऐसा नहीं था। फिर कैसा था? फिर ऐसा था कि बीते समय में जैसे आज हम बड़े बड़े पत्थर पहाड़ देखते हैं, वही चट्टानों का स्वरूप था। वही काल
पत्थरों का काल या पाषाणों का काल क्या कहा गया है? पाषाण काल के नाम से जाना गया है। और प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पत्थरों, उनके बीच में पनपी सभ्यताओं, उनके बीच में हुए विकास, उनके बीच में हुई संस्कृतियों का पतन और उत्थान, इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण पाषाण काल। पाषाण काल को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? कालखंड के आधार पर, या जो उस समय औजार थे, जो उस समय के मानव ने औजार बनाना शुरू किया था, उसके आधार पर या उपकरणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पुरापाषाण काल, मतलब पत्थरों से पहले का युग, पुरापाषाण काल। दूसरा मध्यपाषाण काल, और तीसरा आता है नवपाषाण काल। देखते हैं, देखो, पहला आता है पुरा, मतलब पत्थरों से पहले वाले का जो समय वो पुरापाषाण काल। पत्थरों के काल का जो बीच का क्रम है, मतलब मध्य का क्रम है, उसको मध्यपाषाण काल, और जो नया है उसको हम कहते हैं नया पाषाण काल। अब इनका समय क्या क्या है, इनका कालखंड क्या क्या निर्धारण किया है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। विद्वानों ने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों के कालखंड को भी विभाजित कर रखा है। वो कैसे? प्रारंभ से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो पुरापाषाण काल का समय है। 10,000 से लेकर के 5,500 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो मध्यपाषाण काल का समय है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। फिर वो नवपाषाण का समय क्या है? नवपाषाण काल का जो समय है वो 5,500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक का है। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग किताबों में इन कालखंड में थोड़ा बहुत 500, 300, 500, 400 इन्हीं वर्षों का अंतराल दिखता है, वरना कोई ज्यादा अंतराल नहीं दिखता। आइए समझते हैं पुरापाषाण काल। दोस्तों, जिस प्रकार से पाषाण काल के विद्वानों ने 3 भाग किए हैं, ठीक उसी प्रकार से पुरापाषाण काल के भी विद्वानों ने 3 भाग किए हैं। वो किस आधार पर किए हैं? वो भी उपकरणों के आधार पर किए गए। उस समय के जो उपकरण थे, उस समय की जो जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर विद्वानों ने पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से काल हैं? वो काल है निम्न पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। अब इनका भी काल निर्धारण कर रखा है। वो कैसे? प्रारंभ से लेकर के 1,00,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो निम्न पुरापाषाण काल का है। उसके बाद निम्न के बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। उसका समय क्या है? उसका समय ईसा से 1,00,000 वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो मध्य पुरापाषाण काल का समय है। और 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो कौन सा समय है? वो समय है कौन सा समय है? वो समय है उच्च पुरापाषाण काल का। दोस्तों, आज हम जानेंगे उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में, यानी पुरापाषाण काल के संदर्भ में। जो निम्न पुरापाषाण काल का समय था, उस निम्न पुरापाषाण काल के अंदर जो पुरापाषाण काल का जो प्रारंभिक युग है, उस दौरान हमारी जो पृथ्वी थी वो बर्फ से ढकी थी। किससे ढकी थी? बर्फ से ढकी थी। अब देखना, अब हम इतिहास की एक एक कड़ी को जोड़ करके चलेंगे। क्या समय था? पूर्व पुरापाषाण काल के समय धरती किससे ढकी थी? बर्फ से ढकी थी। वहां जो मानव की उत्पत्ति हुई
उस दौरान बहुत सारी सभ्यताएं यहीं से क्रमबद्ध विकास होता गया और उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं, समझते हैं। पहला काल आता है निम्न पुरापाषाण काल का। अगर हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो वैज्ञानिकों ने जो पुरापाषाण काल का जो डिवाइडेशन किया है वो उपकरणों के आधार पर किया है या जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया है। इसका मतलब क्या है कि वहां उपकरण अलग अलग शैलियों में मिलेंगे, उपकरणों की बनावट अलग अलग होगी। तो वो बनावट क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल में एक संस्कृति पाई जाती थी, उपकरण पाए जाते थे। वो कैसे उपकरण थे? उनको नाम दिया गया है पेबुल, चापर, चॉपिंग उपकरण। क्या है? पेबुल, चापर, चॉपिंग उपकरण। अब ये पेबुल उपकरण कैसे होते थे? दोस्तों, अक्सर हम नदियों में जाते हैं, नहाने जाते हैं, देखते हैं नदियों की धाराओं में हमें बहुत सारे पत्थर ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज्यादा चिकने और बहुत ज्यादा सपाट होते हैं। आखिर वो ऐसे हो क्यों जाते हैं? उनके चिकने और सपाट होने का कारण यह होता है कि जब पानी उनसे तेज गति में धारा होकर के बहता है, तेज गति से जब धारा प्रवाह उस पानी का होता है, उसके दौरान वो घिस घिस करके कैसे हो जाते हैं? चिकने और सपाट हो जाते हैं। यही चिकने और सपाट पत्थर पेबुल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पेबुल। अब जब ये पेबुल कहलाएंगे तो इनसे बड़े पत्थर, चिकने और सपाट पत्थर, उनको क्या कहा गया? उनको चॉपर कहा गया। इसका मतलब यह है कि चॉपर किसके बने थे? पेबुल के बने थे। अब बात आती है चॉपिंग। चॉपिंग का क्या था? अब ये जो सपाट पत्थर हमें मिला था, जो बड़ा सपाट पत्थर मिला था, उसका क्या किया था? जैसे हमारा ब्लेड होता है, उसको हम दो धारी, एक दोनों तरफ उसमें धार होती है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उसमें धार होती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो चॉपर नाम का पत्थर था, ये चॉपर उपकरण थे, उसको दोनों किनारों से चिकना कर दिया गया। उसमें तेज धार ला दी गई जो शिकार करने के लिए, जिसमें आसानी हो सके। तो क्या हो गया? चेबुल, पेबुल, चॉपर और चॉपिंग, ये तीन उपकरण पाए गए। उसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। आइए देखते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल के अंदर क्या था। दोस्तों, मध्य पुरापाषाण काल को हम फलक संस्कृति ही कहते हैं, फलक संस्कृति का युग कहते हैं। अब फलक संस्कृति का युग क्यों कहते हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि विद्वानों ने औजारों के हिसाब से और जलवायु परिवर्तन के आधार पर पुरापाषाण काल के समय को बांट रखा है। अब अगर उपकरण के हिसाब से बांटा तो उपकरण ही आएंगे। ठीक उसी प्रकार से उसी को आधार बनाते हुए हमने, विद्वानों ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि इस दौरान के जो उपकरण पाए गए वो फलक वाले थे। अधिकतर जो उपकरण इस समय के मिले थे उनमें फलकों की प्रधानता है, इसलिए क्या कहा गया? इसको फलक संस्कृति कहा गया। तीसरा आता है उच्च पुरापाषाण काल। अब हम जानेंगे कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या था। दोस्तों, उच्च पुरापाषाण काल की जो उपकरण है वो ब्लेड के आधार की है। जिस तरह से ब्लेड होता है, ब्लेड, इस समय जो उपकरण प्राप्त हुए या उच्च पुरापाषाण काल में जो उपकरण हमें प्राप्त हुए वो ब्लेड की आकृति के थे, ब्लेड जैसे थे। उनकी धार मध्य पुरापाषाण काल के औजारों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दुगनी थी। इसलिए इस समय को क्या कहा गया? इस समय को कहा गया ब्लेड की अधिकता के कारण इसमें ब्लेड पाए गए, तो इसको ब्लेड संस्कृति कह सकते हैं। दोस्तों, ये मध्य पुरापाषाण काल की जो केंद्र थे वो कहां पाए गए? वो पाए गए सोन नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में आती है, बेतवा नदी घाटी मध्य प्रदेश में आती है, चकिया बेलन। चकिया बेलन क्या है? अब ये चकिया बेलन क्या है? दोस्तों, चकिया बेलन उत्तर प्रदेश में है। अब चकिया क्या है? वाराणसी के पास में एक स्थल है जो पुरातात्विक स्थल है, वो चकिया है। बेलन कहाँ है? बेलन भी उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ है? वो इलाहाबाद में है। तो यहाँ जो फलक संस्कृति के अवशेष पाए गए और भीमबेटका में भी फलक संस्कृति के अवशेष पाए गए। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड की अधिकता कहां मिली? तो जैसा मध्य प्रदेश में सोनबेटा, कौन?
सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, और यह आता है सिंहभूम इत्यादि बहुत सारे अलग अलग जगह पर पाए गए हैं, लेकिन ये मुख्य प्रमुखता है। सिंहभूम कहाँ है? सिंहभूम झारखंड में है, यहाँ पाए गए। आगे चलते हैं। दूसरा काल आता है मध्य पाषाण काल का। अब हम जानेंगे, देखो जो हमें पाषाण काल के विषय में जानकारी मिलती है वो कई सारी घाटियों के पास से मिलती है। जैसे कौन कौन सी थी? सोहन नदी घाटी। अभी सोहन नदी घाटी कहां थी दोस्तों? सोहन नदी क्या थी? सोहन नदी जो हमारी सिंधु नदी है, आज भी हमारी सिंधु नदी जीवित है, उस सिंधु नदी की सहायक नदी थी सोहन नदी। उसकी घाटी में एक सभ्यता का विकास हुआ, एक संस्कृति का विकास हुआ, उसको हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये रही हमारी सोहन संस्कृति। दूसरा नर्मदा नदी घाटी। अधिकतर व्यक्ति जाकर के कहां बसता है? संस्कृति का विकास कहां होता है? जहां मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी वहां संस्कृति का विकास होगा, वहां व्यक्ति जाकर के रहेगा, वहां खान पान करेगा, वहां इंडस्ट्री लगाएगा, तो ये सारी चीजें होती रहेगी। तो ये नदी घाटी मतलब वहां जल आवश्यक भरपूर मात्रा में था, रहने के लिए स्थान था, सारी चीजें घाटियों के दौरान हुई। अब हुआ क्या? देखो सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, इन सारी घाटियों से, अधिकतर घाटियों से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, तो उन्हीं में से आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में क्या अंतर था दोस्तों? जो पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, पुरा पाषाण काल के जो औजार थे, वो वेडोल थे। जैसे अक्सर हम बना लेते थे बचपन में, कोई चीज मिल जाती थी उसको फेंक करके मारते थे, मतलब वेडोल जिसका कोई ढंग ही नहीं हो, ढंग ना हो, जैसे किसी की कमर निकली है, किसी का कुछ निकला है, कोई दाएं तिरछा मेढ़ा, मतलब ये जिस तरह की उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं, लेकिन वो नुकीले होते थे, वेडोल होते थे, बड़े होते थे। कब होते थे बड़े? ये पुरा पाषाण काल में होते थे। किस समय होते थे? पुरा पाषाण काल में। अब करते हैं मध्य पाषाण काल की बात। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पुरा पाषाण काल की अपेक्षा कैसे थे? नुकीले थे, अधिक नुकीले थे और अत्यधिक छोटे थे। इसी वजह से पुरा पाषाण काल के बाद जो मध्य पाषाण काल आया उसमें जो औजार पाए गए वो पुरा पाषाण की अपेक्षा क्या थे? छोटे थे, और छोटे होने के कारण से वो दूर तक का शिकार कर सकते थे, क्योंकि अगर बड़ा पत्थर होगा तो उसको हम दूर तक नहीं फेंक सकते, लेकिन जब छोटी पत्थर होगा और नुकीला होगा, तेज धारदार होगा, इसका मतलब यह है कि छोटी चीज ज्यादा घातक होती है बड़े के रेस्पेक्ट में। इसीलिए क्या होती है, गोली किसी भी फॉइल को चीर करके निकल जाती है। तो ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के जो अंदर जो औजार पाए गए वो अत्यधिक नुकीले और धारदार थे, जबकि पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो अत्यधिक विशाल थे, भीमकाय थे और बड़े थे। दूसरा इसमें अंतर क्या आता है? इन्हीं जो छोटे उपकरण थे, छोटे मतलब माइक्रो, तो जो माइक्रो औजार पाए गए इसीलिए इस श्रेणी को माइक्रोलिथ कहा गया। इन औजारों को कहा गया, क्या कहा गया? जो हमारे मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उनको हमने कहा, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उनको कहा हमने माइक्रोलिथ, यानी छोटे उपकरण। इसकी खोज किसने की थी? इनकी खोज का जो श्रेय जाता है वो सीएल कार्लाइल को जाता है। सीएल कार्लाइल ने पता लगाया, उन्होंने ढूंढा, किसको ढूंढा? माइक्रोलिथ को ढूंढा। आगे चलते हैं, इनके केंद्र क्या क्या थे? जो मध्य पाषाण काल में जो हमें चीजें मिली थी, जो उपकरण मिले थे, उनका केंद्र क्या क्या था? उनका केंद्र था वेदवा घाटी में मिला, सोन घाटी के आसपास मिला, कृष्णा के आसपास मिला, बेलन नदी घाटी उसके आसपास मिला। इस सारी घाटियों में क्या हुआ? हमारे मध्य पाषाण काल के जो माइक्रोलिथ उपकरण थे वो सारे मिले। इसमें दो चीजों की विशाल प्रधानता है। एक तो हथियार जो औजार थे वो बहुत ज्यादा छोटे होने लगे थे। दूसरा, इस दौरान संघर्ष का भी स्वरूप देखने को मिलता है। इसी वजह से अस्थियां पाई जाती हैं। जो मानव की अस्थियां पाई गई वो कहां पाई गई? मानव की अस्थियां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दो जगह है, एक सरायनाहर और एक महदह। कहते हैं कि शराब पी करके मर गया या मर करके सो गया, तो दो जगह हो गई। मर करके मतलब मददह, सो गया सरायनाहर, ये कहां है? प्रतापगढ़ में। आइए जानते हैं अस्थियां मिली कहां मिली? हमें अस्थियां मिली प्रतापगढ़ के सरायनाहर और महदह में। और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इसी दौरान, किस दौरान? मध्य पाषाण काल के दौरान
हमें विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का अवशेष प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का अवशेष प्राप्त हुआ। वो कहां प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में कहा? जो सांवर झील है, सांवर झील के निक्षेप में हमें प्राप्त हुआ विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का। अब आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं, अभी हमने जाना कि मध्य पाषाण काल के दौरान जो औजार थे वो छोटे थे, किसके तुलना में? वो पुरा पाषाण काल की तुलना में अत्यधिक छोटे थे। अत्यधिक छोटे थे तो इसका मतलब है कि उनको दूर तक फेंका जा सकता था। अब दूर तक फेंका जा सकता था, वे सारे अस्त्र जिनको फेंका जाता है, दूर तक फेंका जाता है, उनको क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। और दूर तक छोड़ा तो उसका हो गया प्रक्षेपास्त्र। तो क्या हो गया? हम ये कहेंगे कि जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का जो सर्वप्रथम विकास हुआ, प्रक्षेपास्त्र तकनीक जो देखी गई, या प्रक्षेपास्त्र तकनीक का जो विकास हुआ, वो विकास भी मध्य पाषाण काल से ही हुआ। तो कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीज अलग थी? पुरा पाषाण काल के हथियार बड़े होते थे। पुरा पाषाण काल का जो समय था वो बर्फ से ढका था। दूसरा, अब इसमें अंतर क्या था? मध्य पाषाण काल के हथियार नुकीले, तेज, धारदार हो गए, उनको दूर तक फेंका जा सकता था, दूर तक उनसे शिकार किया जा सकता था। अब दूर से शिकार किया जा सकता था तो इसका मतलब एक चीज और आती है। पहले जो पहले के जो पुरा पाषाण काल में जो लोग थे वो बड़े बड़े पशुओं का शिकार कर पाते थे, उन्हें छोटे पशुओं की शिकार करने में कठिनाई होती थी। अब जब उन्होंने हथियारों को छोटा कर दिया, औजारों को छोटा कर दिया, और जब उसको दूर तक फेंक सकते थे, इसी वजह से उन्हें क्या हुआ? जो छोटे छोटे जीव जंतु थे, छोटे छोटे जानवर थे, उनका शिकार करने में आसानी हुई। तो यहाँ क्या करने लगा? इस युग में मानव क्या करने लगा था? इस युग में मानव छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा था। प्रक्षेपास्त्र की तकनीक का प्रारंभ ही यहीं से हुआ, क्योंकि हथियार छोटे होकर इन्हें दूर तक फेंक सकते थे, इसलिए प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी यहाँ से विकास हुआ। आगे चलते हैं। आगे आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करते हैं। दोस्त, ये काल परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो कैसे? आइए जानते हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करना सीख चुका था। मतलब उसको लगने लगा था, उसने देखा बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो पहले क्या था? खानाबदोश था। इस दौरान जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल के दौरान जो व्यक्ति था, जो मानव था, वो कैसा था? खानाबदोश था। उसको केवल सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था। सिर्फ उसका पेट भर जाए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सिर्फ भोजन की तलाश के अलावा उसको कुछ नहीं था, बाकी सारी चीजें होता रहता। इधर उधर जंगलों में भटकना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? खादान के लिए, अपने पेट पूजा के लिए। उसके लिए वो शिकार करता, उसको मांस को खाता, पकाता, भूनता, मतलब ये सब चलता रहता। आगे चलते हैं। अब हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल के दौरान नवपाषाण काल का जो सबसे पहली बस्ती प्राप्त हुई, ये नवपाषाण काल अन्य सारे पाषाण कालों में अत्यधिक विकसित था। क्यों विकसित था? क्योंकि जब जब नई सभ्यताएं, जब हम नई रचना करते हैं, तो हम पुरानी रचनाओं में जो गलतियां हुई हैं, पुरानी रचनाओं में जो कमियां हुई हैं, उनमें सुधार करके एक उससे भी अच्छा विशिष्ट रचना करने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझते हैं, मान लिया जाए कि हमने कोई मकान बनाया, फिर हमने कोई दूसरा मकान बनाया, लेकिन इसका डिजाइन अलग, उसका डिजाइन अलग। अब अगर हम कहीं और बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि इसमें वो सारी सुविधाएं हों जो उन दोनों में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इनका जो विकास हुआ, ये जो क्रम था, चीजों में परिवर्तन लाने का, वस्तुओं में परिवर्तन लाने का, समय में परिवर्तन लाने का, उपकरणों में परिवर्तन लाने का, तो यही जो विकास था, इसी दौरान यही विकास यहां देखने को मिला। किसमें? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में एक बस्ती मिली, वो बस्ती थी मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ कहां है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अभी कब प्राप्त हुई दोस्तों? ये ईसा से लगभग, ये माना जाता है कि इसका जो प्रभाव रहा ईसा से 7000 वर्ष पहले, मतलब 7000 ईस्वी पूर्व में इसका प्रभाव रहा। ये बस्ती थी मेहरगढ़। इसकी नवपाषाण काल के केंद्र क्या क्या थे उसके विषय में जानते हैं। नवपाषाण काल के जो केंद्र थे, सोन नदी, सोन, वेलन, सिंहभूम, ये सोन नदी घाटी, वेलन नदी घाटी, सिंहभूम इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं केंद्र हैं जो नवपाषाण कालीन के जहां से पूरा अवशेष पाए गए। अब यहाँ और क्या मिलता है? नवपाषाण काल में मृदभांड मिलते हैं। मृदभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन,
मृत भांड बोले तो मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए जाते हैं। और गर्तावास गड्ढे पाए जाते हैं, वो कहाँ से पाए गए? बुर्जोम और गुफकराल, ये साइड्स हैं, वहां से पाए गए। हड्डी के औजार यहाँ से मिलने लगे। अब हड्डी के औजार नव पाषाण काल में जो मानव था उसने हड्डियों के औजार बनाने शुरू किए। हड्डियों के औजार भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हड्डी के औजार कहाँ मिलते हैं दोस्तों? एक बिहार में एक जगह आती है चिरांद। बिहार में एक जगह है चिरांद, वहां हड्डियों के औजार देखने को मिलते हैं, हड्डियों के अवशेष पाए गए। और वो हड्डियां किसकी थी? जो हिरण थे, हिरणों की सींग की हड्डियां वहां मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि चिरांद में हड्डियों के उपकरण देखने को मिलते हैं। और क्या मिला? नवपाषाण काल में जो मानव था वो पशुपालन करने लगा था। अब इसकी एक रूपरेखा को समझते हैं। हम नवपाषाण काल की रूपरेखा को समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे। नवपाषाण काल से पहले जो मानव था वो घुमक्कड़ था, अथा तो घुमक्कड़, घूमता रहता किस खोज में? सिर्फ और सिर्फ पेट भरने की खोज में, भोजन की खोज में घूमता रहता। अब आखिर कब तक घूमता? एक समय तो रुकना ही था। वो रुका कैसे? जब वो भोजन की तलाश में घूम रहा था, मांस का भोजन कर रहा था, धीरे धीरे उसको फल खाना वो स्टार्ट किया। फल खाने के बाद उसने देखा कहीं अनाज उगाया, उसको खा करके देखा, उसे लगा कि ये मांस से बेटर ये है, अनाज है। फिर उस तुरंत क्या कहा? उसने क्या करना शुरू किया? उसने जो चीज उसको अच्छी लगी उसको देखा, फिर उसी के आसपास रहना शुरू किया। फिर उसने वहां से बहुत सारी चीजें उसको प्राप्त हुई। फिर उसने उसको खेती करना शुरू किया। अब खेती कैसे की जाए? वो तो घुमक्कड़ था। तो अगर कोई व्यक्ति घुमक्कड़ होगा तो खेती तो हो नहीं सकेगी। खेती करने के लिए उस व्यक्ति को स्थायी होना पड़ेगा, मानव को स्थायी होना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने यहाँ घाटियों के आसपास जहां पानी हो, खेती भी कहां होगी? जहां पानी होगा। इसलिए जो मानव था, यहाँ का जो मानव था, या मानव नवपाषाण काल का जो मानव था, उसने स्थायी प्रवास शुरू कर दिया। मतलब खेती करनी शुरू की। खेती की वजह से उसने स्थायी बनाया, निवास को अपना स्थायी बनाया। और स्थायी निवास बना करके उसने फसलों को उगाना शुरू किया। तो सबसे पहले की जो फसल है वो हमें मिलती है मेहरगढ़ में, जो गेहूं और जौ का जो अवशेष प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हो जाते हैं। और एक और चीज मिलती है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? कोल्ड माने ठंडी ठंडी, कोल्ड मीन्स ठंडी, और हवा चल रही। अब वो कहाँ आती है? जब हम समुद्र के पास खड़े होते हैं, समुद्र में जब हवाएं लंबी दूरियां तय करके आती है तो पानी का स्वरूप कैसा होता है? ठंडा होता है। पानी शीतलता प्रदान करता है। तो जो हवाएं आती हैं वो शीतलता लेकर के अपने पास आती हैं, और जो व्यक्ति समुद्र के पास खड़ा होता है उसको ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो जैसे ही कोल्डी हवा का नाम है, तो कोल्डी हवा कहाँ है? जहां पानी ज्यादा हो। पानी कहाँ है? प्रयागराज में। कैसे? 3 नदियों का संगम है, गंगा 3 नदियों का संगम कौन कौन सा है? 3 नदियों का संगम वहां ऐसा लगता है कितना विशाल पानी बहता है। तो जो कोल्डी हवा है वो प्रयागराज में है। जो कोल्डी हवा प्राकृतिक साइट है वो कहाँ है? वो प्रयागराज में। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से धान या चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो सारा कालखंड है, ये जो सारी चीजें प्राप्त हुई, ये हमें प्रागैतिहासिक काल की बात है। अब इसी नवपाषाण काल में विशेषताएं क्या क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे पहली विशेषता, इसने जीवों को, कुत्ते को पालतू बनाया, यहाँ स्थायी निवास शुरू किया, यहाँ कृषि शुरू की। तो ये 3 चीज हो गई। और यहाँ के जो औजार थे वो अत्यधिक नुकीले शुरू हो गए। और इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान धातु की खोज हो गई, जिसमें क्या था? तांबे की खोज हो गई। अब ये युग धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पहले सिर्फ पत्थर थे तो सिर्फ पत्थर चले। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ समाप्ति हो गई। जब तांबा मिल गया, धातु मिल गया, तब अब जो मानव था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अब वो केवल अपने हथियार में केवल पत्थर नहीं ऐड करता था, केवल पत्थर के औजार नहीं बनाए, उसने उस धातु को जोड़ करके औजार बनाने शुरू किए, जिसको इसके बाद जैसे जैसे ना पाषाण काल खत्म होता है, जैसे जैसे पाषाण काल खत्म होगा वैसे वैसे धातु काल आएगा। क्योंकि पाषाण की जगह किसने ले ली? धातु ने ले ली। हमेशा एक ही चीज का समय नहीं रहता, ये समय बदलता रहता है। ऐसे ही ना ही ये पूरा पत्थर का युग रहेगा और ना ही ये धातुओं का युग रहेगा। आने वाले इसके बाद भी चीजें बदलेंगी। सिर्फ एक ही धातु नहीं रहेगी, इसके स्थान पर कोई और नई धातु आएगी, उसके स्थान पर कोई नई और धातु आएगी। ऐसे ही ये बदलने का क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ आकर के धीरे धीरे जब नवपाषाण काल में धातु की खोज आ जाती है तो वो है तांबा।
और तांबे की खोज होने के बाद अब जो हमारे औजार थे वो अत्यधिक घातक होने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें धातु जुड़ने लगी। तांबा और पत्थर को जोड़ करके उन्होंने धातु बनानी शुरू की और यहाँ से धीरे धीरे करके ये पाषाण काल समाप्ति की ओर है और यहाँ से धातु काल शुरू होगा और इसको फिर हम कहेंगे ताम्र पाषाण काल या धातु काल। और उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में बहुत सारी संस्कृतियों को पढ़ेंगे, जैसे कायता संस्कृति है। कायता संस्कृति का क्या थी उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। मालवा संस्कृति, क्या मालवा संस्कृति थी उसके विषय में पढ़ेंगे। बहुत सारी संस्कृतियां हैं। आहार संस्कृति कहाँ पाई गई उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आहार संस्कृति राजस्थान में पाई गई। मालवा संस्कृति, कायता संस्कृति, इनके साइट्स कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ इनको प्राप्त हुए थे। अगले सेशन में हम जानेंगे जो हमारा इतिहास का जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अगली सीरीज में हम जानकारी करेंगे, पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में। आज यहाँ तक के लिए आज का सिर्फ सेशन यहाँ तक रहेगा। अगली बार हम आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर के आएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। हम ये सारे टॉपिक्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। सारे के सारे हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, हम इतिहास का पूरा कंटेंट आपको देंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।